इस ऐतिहासिक महम चौबीसी के चबूतरे को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। हरियाणा की राजनीति में जो भी इस चबूतरे पे आया है उसने अपने लिए कुछ मांगा है, अपने लिए कुछ पाया है। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगने आया। आज हरियाणा का और पूरे देश का किसान संकट में है। उस किसान आंदोलन की सफलता के लिए मैं इस ऐतिहासिक महम चौबीसी के चबूतरे से आशीर्वाद मांगने आया हूं। उसके लिए आप सबसे नमन। आज एक विशेष दिन है। महात्मा गांधी के जन्मदिन की तरह हम इसे याद करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की तरह भी इसे याद करते हैं। वो लाल बहादुर शास्त्री जिसने हमें नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो मिलके बोलिए सब लोग, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज हम यहाँ बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ, अड़े बैठ जाओ अड़े। पीछे तस्वीर है चौधरी सर छोटू राम की, जिन्होंने ये सारा जो किसान के लिए मंडी का सिस्टम है उसकी शुरुआत उस जमाने के पंजाब में छोटू राम जी ने की। आज हम उनकी छत्र छाया में बैठे हैं। हमारे साथ में छवि है चौधरी चरण सिंह जी की। मेरे जिंदगी की राजनीति चौधरी चरण सिंह जी को देख के उनसे सीख के शुरू हुई थी। मेरे भाई मेरे दोस्त मुझे कहते हैं मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, बड़ा सोचने वाला हूँ, विचारक हूँ। मैं कहता हूँ इस देश में खेती किसानी के बारे में सोचने वाला सबसे बड़ा आदमी अगर कोई हुआ था तो चौधरी चरण सिंह हुए थे। उनको याद करते हुए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। भाई बलराज कुंडू का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि हरियाणा ने 90 कुर्सियां जो चंडीगढ़ में लगा रखी हैं उनमें से एक कुर्सी पे तो कोई आदमी खड़ा हुआ किसान के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि भाई बलराज कुंडू ने जो यज्ञ शुरू किया है, जो हवन शुरू किया है आज सुबह, ये इनके बाकी 89 साथियों को भी ये छूत की बीमारी लग जाएगी। ये मेरी आजकल कोरोना फैल रहा है। बलराज कुंडू भाई, आपने किसानों के लिए जो यज्ञ शुरू किया है, ये छूत अगर इसको बीमारी कहते हो तो ये बीमारी बाकी 89 एमएलए को भी लग जाए। ये मैं आपसे नमन करता हूँ, ये मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ, ये काम करता हूँ। इस मंच पे हमारे बीच हरियाणा के तमाम किसान नेता और साथी मौजूद हैं, किसान कलाकार मौजूद हैं। मेरे भाई अभी कह रहे थे मैं कलाकार बाद में हूँ, किसान पहले हूँ। ऐसे कलाकार आज पंजाब का एक कलाकार किसान के साथ खड़ा हो गया है, मंच पे आ गया है। वो कह रहे हम फिल्म टीवी गाना बाद में कर लेंगे, पहले किसान के बच्चे हैं, किसान के साथ खड़े होंगे। और मेरी उम्मीद है आज के इस मंच से शुरुआत होगी। हरियाणा का कलाकार भी, हरियाणा का गाने वाला भी, चाहे रागनी गाता हो, चाहे वो आजकल वाले गाने गाता हो, वो सारे कलाकार किसान के साथ इस संघर्ष में खड़े होंगे। ये मेरी कामना है। भाषण कई हो लिए, एक कहानी सुना दो छोटी सी। कहानी है एक राजा की। बड़ा राजा था, थोड़ा सनकी भी था, कहते हैं ना हल्का सा पेच ढीला। तो वो राजा एक दिन घूम रहा था जंगल में, एक गरीब आदमी दिखाई दे गया। बोला भाई तू तो इतना दुखी दिखाई दे रहा है मेरे राज में। कहता हाँ राजा साहब बड़ा दुखी हूं। राजा ने पूछा क्यों दुखी है तू? साहब सारी मेहनत करके घर के ऊपर एक छप्पर डाला है, छप्पर टूटा हुआ है, बरसात में उससे पानी भी नीचे आ जाता है, मैं दुखी हूं। और क्या
2-4 बोरी रखता हूँ, चूहा खा जाता है। राजा साहब आप ऐसा करो। वो किसान बोलने ही लगा था, वो भाई गरीब। राजा ने कहा ना ना मैं तेरी बात समझ गया। अपने साथ जो मंत्री खड़े थे, दरबारी थे, उनको बोला कि देख भाई, ये चूहे से बहुत परेशान है, जाओ इसके घर के अंदर एक भेड़िया बांध दो। वो बोला भाई मैंने तो, अरे तू चुप कर। और बोला इसका छप्पर जो है ये चू रहा है, ऐसा करो इसके घर से छप्पर ही उठा दो, इसके छप्पर उठा दो, इसको आसमान दिखाई देगा, रात में तारे दिखाई देंगे, बड़ा सुख से सोया करेगा। वो गरीब आदमी हाथ जोड़ के बोला राजा साहब मैंने ये ना मांगा था। अरे राजा साहब मेरी बात तो सुन लो। उसने कहा ना सुन ली तेरी बात, बस कर दो इसके घर के अंदर छप्पर उसका दिया ठाए, उसके घर में लगा दिया भेड़िया। जो उस गरीब के पास था वो भी खत्म हो गया। वो आगे से सोचे भाई अगर राजा ना मिलता तो मैं कितना सुखी से रहता। ये जो कहानी है ये भारत में आज की सरकार और भारत के किसान की कहानी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान से मिल गए। किसान बोला जी बड़ा परेशान, ये कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन हो रहा है, फसल बेचने में दिक्कत है। हमारा रमेश भाई यहाँ पिरानी से आ रहा है तो शाम से बैठा हुआ ऐसा कोई आदमी मिल गया कि जी फसल को मंडी ना ले जा पा रहा, लॉकडाउन करवा रखा है आपने, बड़ी मुसीबत है। कि मोदी जी किसान ने कहा मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे दाम चाहिए, अपनी फसल का सही दाम चाहिए। मोदी जी ने कहा समझ गया मैं तेरी दिक्कत क्या है। चलो ऐसा करो, ये किसान के सर पे जो छप्पर है, ये जो मंडी है, ये जो एमएसपी की व्यवस्था है, जो कभी कभार आधा अधूरा किसान को रेट सरकारी मिल जाता है मंडी में, ये सिस्टम ही खत्म कर दो। ये किसान के सर पे जो छप्पर है ये छप्पर ही उठा दो। और मोदी जी कहते हैं अब जा तू मजे कर, तेरे को आसमान दिखाई देगा, तेरे को तारे दिखाई देंगे, तू आजाद हो गया। मोदी जी के साथी देश भर में कहते घूम रहे हैं हमने किसान को आजादी दे दी। किसान हाथ जोड़ के कह रहा है मोदी जी ये आजादी मेरे को ना चाहिए, मेरे को तो छप्पर चाहिए, छप्पर को पक्का कर सको तो कर दो, मेरा छप्पर उठाओ तो ना। ये काम हो रहा है आज देश में किसान की आजादी के नाम पे। मोदी जी किसान को कह रहे हैं तेरे लिए सौगात लेके आए हैं, ऐतिहासिक आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, क्रांति करेंगे। मोदी जी क्रांति से कम तो कुछ बोलते नहीं है, किसान के लिए क्रांति कर देंगे, ऐतिहासिक परिवर्तन आए हैं। किसान कहता है मगर मोदी जी ये जो आप मेरे को दे रहे हो ये तो मैंने कभी मांगा नहीं। पिछले 40-50 साल में हमने कभी ना मांगा। अगर ये अच्छी बात होती तो चौधरी चरण सिंह कहीं जिक्र कर देते, अगर सही बात होती तो चौधरी देवीलाल तो कह देते कि किसान के लिए करो, इन्होंने कभी ना मांगी। तो मोदी जी वो वाले गिफ्ट क्यों दे रहे हो जो मैंने कभी मांगी ही ना। चलो मांगी की बात छोड़ दो, आप ये बताओ ये कानून लाने से पहले आपने किसी भी किसान संगठन से राय मशवरा किया क्या? यहाँ मंच पे तमाम किसान संगठनों के साथी बैठे हैं, सबसे मैंने पूछ लिया, एक भी किसान संगठन से राय बात मशवरा नहीं किया। अब बताओ आप तो सौगात देना चाहते हैं, आपसे बात नहीं करेंगे। चल भाई पहले बात ना की आपने, आप जब अध्यादेश लेके आए चोर दरवाजे से, अध्यादेश का मतलब क्या? जब संसद काम नहीं कर रही होती है उस समय सरकार को अगर कोई इमरजेंसी कानून बनाना पड़ जाए,
पूछता हूँ मोदी जी, अगर किसान के लिए इतनी बड़ी सौगात लेके आनी थी तो चोर दरवाजे से क्यों लेके आए हो, अध्यादेश के जरिए क्यों लेके आए? संसद जब बैठती तब आराम से कर लेते, और जब संसद बैठ गई तब भी ऐसे जल्दबाजी में क्यों लेके आए हो? राज्यसभा में वोटिंग भी क्यों न करवाई? हमारे साथी ने पूछा, भाई दुनिया में कभी सुना है बगैर वोटिंग के चुनाव हो गया? ये सारे काम क्यों किया आपने? कहीं ना कहीं नीयत खराब थी। और किसान कहता है, मोदी जी आपने मेरे से नाम पूछा, कोई बात नहीं, देश के किसी किसान संगठन से नाम पूछा, कोई बात नहीं। अरे आप अपने संगठन से तो पूछ लेते, आपने अपने अकाली को आपके साथ बैठे हुए थे, कुर्सी में आपके साथ बैठे हुए थे, अकालियों से भी नाम पूछा। और तो और इनका अपना संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका किसान संगठन का नाम है भारतीय किसान संघ। मोदी जी मेरे से नाम पूछे कोई बात नहीं, गुड्डू भाई से नाम पूछे कोई बात नहीं, रानी से नाम पूछे कोई बात नहीं। अरे अपने भारतीय किसान संघ से तो पूछ लेते, वो भी सड़क पे हमारी तरह से, वो भी कह रहे कि ना हमें ना मंजूर। तो बताओ मोदी जी कौन सी गिफ्ट लेके आए हो? ये कैसी सौगात लेके आए हो कि ना आपके अपने लोग आपके साथ, ना पराये लोग आपके साथ। और किसान हाथ जोड़ के कह रहा है वही राजा की तरह, राजा जी तुम मेरे को कुछ मत दो, बस इतने में ही बहुत फायदा होता है। ये 3 कानून क्या है मैं मोटी भाषा में समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ इस वक्त इस इलाके की सरदारी बैठी है। एक भाई मुझे दिख रहा है, माताएं बहनें दिख रही हैं, वापस जाएंगे लोग पूछेंगे भाई किसके खिलाफ गए थे। कोई गांव में काश मंडली बैठी होती है, वो पूछ लेगा चौधरी साहब बताओ तो 3 कानून क्या है? अखबार थोड़ा सा पढ़ के कहता है, अरे चौधरी तेरे को ना पता, सरकार 3 कानून लेके आई है, बहुत अच्छे कानून है, किसान का बड़ा फायदा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको 2-2 मिनट में बता देता हूँ ये 3 कानून क्या है और इससे क्या असर होगा। पहला कानून है 1955 में एक कानून आया था जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ। कालाबाजारी होती है ना, कि बाजार में जब दाम बढ़ जाए किसी चीज का तो व्यापारी उसको अपने गोदाम में दबा के रख लेता है कि भाई दाम और बढ़ देने दे, उसके बाद मैं छोड़ूंगा। उसको रोकने के लिए बना था जमाखोरी विरोधी कानून 1955 में। अब मोदी सरकार ने कहा है कि ये जमाखोरी वाला कानून अनाज पे, दाल पे, चीनी पे, आलू प्याज पे लागू नहीं होगा। ये है मोटे तौर पर पहला कानून, जिसको कहना चाहिए जमाखोरी खोलो कानून। जमाखोरी पे अब कोई प्रतिबंध नहीं। इससे क्या होगा? व्यापारी का मुनाफा बढ़ेगा भाई। सरकार कहती है व्यापारी उसका एक हिस्सा किसान को देगा। अरे भाई क्यों देगा? आप जरा बताओ। मैं बताता हूँ व्यापारी क्या करेगा। बड़े बड़े गोदाम नहीं, छोटे मोटे गोदाम नहीं। पंजाब में जाके देखो, अडानी कितना बड़ा गोदाम बना रहा है, साइलो बना रहा है। वहां लाखों लाखों टन आपका गेहूं, आपका धान इकट्ठा होगा। जब किसान अपनी फसल लेके आएगा तब व्यापारी उसमें से कुछ पहले से रिलीज कर देगा। जब किसान अपनी फसल बाजार में लेके आने वाला होगा उससे 10 दिन पहले कुछ लाख टन गेहूं या धान मार्केट में रिलीज कर देगा। असर क्या होगा? दाम गिर जाएगा। जब किसान फसल लेके आएगा उस टाइम रेट गिर जाएगा। जब किसान का घर खाली होने का कितनी देर रोकेगा? 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 2 महीना, इससे बाद तो रोक नहीं सकता किसान। किसान जब अपनी फसल आके मंडी में पटक देगा उसके बाद दाम बढ़ना शुरू होगा। जब उपभोक्ता के पास जाएगा जिसने शहर में आटा बना के खाना है तब दाम बढ़ाना शुरू करेंगे।
तो व्यापारी को दोनों तरफ मुनाफा होगा। किसान को कम दाम देगा और उपभोक्ता से ज्यादा दाम देगा। ये है पहला कानून, जमाखोरी खोलो कानून। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट की खेती का कानून। पंजाब वालों को पता होगा, पंजाब में चल चुका है कानून। क्या होता है, कंपनी आती है, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये हमारे वाला ठेका नहीं जो हमारे गांव में चलता है, ठेका पटाई वो वाला नहीं है। कंपनी आएगी, 50 पेज का एग्रीमेंट साइन करेगी। किसान अपने चाचा की बात सुन के, किसी की बात सुन के घूटा लगा देगा, उस पर साइन कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा अगले साल तुम मेरे को इतनी जीरी, इतना धान, इतने रुपए पे दोगे। कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा होगा। पहले से मान लो आपसे रेट तय कर लिया, 1800 रुपए का रेट है। ठीक है, किसान ने कह दिया चलो 1800 रुपए का रेट है, कह रहे घर से ही ले जाएंगे, अच्छी बात है। उसके बाद अगर मार्केट में हुआ 2000 का रेट, तो कंपनी आपके घर आ जाएगी, कहेगी 1800 का एग्रीमेंट है, 1800 में दे। और अगर मार्केट में गिर गया रेट 1600 में, तो कंपनी आके कहेगी तेरा तो धान जो है गीला है, मॉइस्चर है इसके अंदर, ये तो दाना ठीक नहीं है, ये तो इसका रंग ठीक नहीं है, और ये तो टूटा हुआ है, ये है वो है, 1500 में देना है तो दे, नहीं तो छोड़। ये मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, पंजाब में हो चुका है ये काम। पेप्सी कंपनी ने आलू के किसान के साथ समझौता किया। पहले साल मार्केट में आलू था महंगा, कंपनी ने बोला तूने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मेरे को देना पड़ेगा इतने में, किसान ने दे दिया। अगले साल आलू का रेट हो गया कम, कंपनी ने कहा तेरा आलू का साइज खराब है, तेरा आलू तो ज्यादा मुलायम है, ये तो मीठा आलू है, ये कैसे चलेगा, और किसान को नहीं दिया। ये खेल होगा कॉन्ट्रैक्ट की खेती के लिए। मैं इसको कहता हूं ये बंधुआ किसान कानून है। किसान बंधक हो जाएगा। कहां से हमारा किसान, अरे हम तो ये सब यूट्यूब वगैरह देखते हैं ना आजकल लड़के, यूट्यूब, फेसबुक, उसमें आपको देखा है शुरू करने से पहले होता है कि आप इसकी शर्तों से सहमत हो। किसी ने पढ़ के देखी है वो शर्तें? कोई ना पढ़े, मैंने भी ना पढ़ी, मैं तो अंग्रेजी पढ़ता हूँ। हाँ जी ठीक है, चलो हाँ एग्री एग्री एग्री, चल भाई आगे चल। तो किसान भी यही करेगा, हाँ जी गुठा गुठा गुठा, और मामला खत्म। ये है दूसरा कानून। और तीसरा सबसे खतरनाक कानून है, तीसरा और सबसे खतरनाक कानून है एपीएमसी को बाईपास करने वाला कानून। ये बाईपास बनता है ना, हर जगह अपने महल में भी बन गया होगा बाईपास, कि भाई गांव यहाँ पे है, शहर यहाँ पे है, बाईपास की सड़क निकालते हैं। अब इन्होंने भी ये सरकारी मंडी जो है, मंडी को बाईपास करने का कानून बना दिया। कानून क्या है, एक तरफ सरकारी मंडी होगी, उसके साथ में प्राइवेट मंडी खुलेगी। कौन खोलेगा? कोई किसान खोल सकता है प्राइवेट मंडी? किसी किसान के बस की नहीं है। कोई आड़ती खोलेगा प्राइवेट मंडी? आड़ती के बस में भी नहीं है भाई। जिसकी जेब में करोड़ों रुपया होगा वो मंडी खोल सकता है, लाख वाला मंडी ना खोल सके। जो जेब में 100-200 करोड़ लेके घूमता है वो मंडी खोलेगा, 1-2 करोड़ वाला भी मंडी ना खोल सके। तो प्राइवेट मंडी खुल जाएगी, और क्या होगा उस प्राइवेट मंडी में? अच्छी सी एसी वाला दफ्तर होगा, जैसे प्रॉपर्टी डीलरों का होता है ना, बढ़िया सा दफ्तर होगा। किसान जाएगा, पहले साल 2 साल उसको 50 रुपया फालतू मिल जाएगा, 100 रुपया फालतू मिल जाएगा। किसान इस लालच में आ जाएगा, भाई आटा मिल गया। सारे इलाके से बुजुर्ग आ रहे हैं, जो बुजुर्ग आ रहे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से ये किसान आंदोलन चलेगा भाई, आप सबका आशीर्वाद है, किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो मैं कह रहा था तीसरा कानून है एपीएमसी को बाईपास करने वाला। सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट मंडी बन जाएगी। प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा,
मंडी में जाओगे 2% 3% टैक्स लगता है, प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा। किसान इस लालच में आ जाएगा, भाई मेरे को 50 रुपए बच रहा है यहाँ पे हर क्विंटल। 3 नाम और हैं बस तो इसके पहले साल दूसरे साल किसान को 50 रुपया फालतू मिल जाएगा, 100 रुपया फालतू मिल जाएगा और इस लालच में किसान वहां चला जाएगा। लेकिन 2 साल बाद क्या होगा? बाकी तले बैठ ये मंडी बैठ जाएगी, ये सारे आड़ती सरकारी मंडी से आके बाहर आ जाएंगे और तीसरे साल जब किसान उसके पास जाएगा, जब सरकारी मंडी बैठ गई होगी, तब वो कहेगा, पहले तो क्या था, सरकारी मंडी देगी 1900, वो कहेगा मैं 2000 दे रहा हूं। सरकारी मंडी देगी 1800, वो कहेगा मैं 1850 दे रहा हूं। और तीसरे साल सरकारी रेट होगा 1800 1900, वो कहेगा 1500 में देना है तो दे, नहीं तो जाओ। अगर सरकारी मंडी खत्म हो गई तो किसान के पीछे कोई नहीं बचेगा, फिर बड़ा बड़ा अडानी और अंबानी का आदमी आएगा। आप जाके किसी से बात करोगे, अभी तो क्या है, कहीं आप बलराज भाई का हाथ पकड़ लेते हो, कुंडू जी को पकड़ लेते हो, भाई बिक्री ना हो रही तो मेरे साथ मंडी में चल। लेकिन जब अडानी और अंबानी के लोग आ जाएंगे तब आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, बस सिर्फ टेलीफोन लाइन पे आप फोन करते रह जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा और किसान को जो दाम मिलना है वो दाम मिलना खत्म हो जाएगा। तो आज की जो व्यवस्था है, सरकारी मंडी की व्यवस्था है, जो सरकारी रेट की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो मैं कहता हूं ये मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून है तीसरा। तो पहला कानून है जमाखोरी खोलो कानून, दूसरा कानून है बंधुआ किसान कानून और तीसरा कानून है मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो। बीजेपी के सारे नेता आके कह रहे हैं आप बिल्कुल चिंता ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको बरगला रहे हैं। बीजेपी वाले टीवी पे बोलते हैं भाई ये योगेंद्र यादव जैसे लोग आपको झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं आपको। मैं कहता हूं भाई अब किसान वैसा ना बचा, अब किसान का बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज जाता है, किसान को पता है, अब किसान को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। बीजेपी के लोग कहते हैं ये सब कांग्रेस वालों ने भड़काया है, कांग्रेस ने सब कुछ करवाया है। मैं कहता हूं भाई अगर वो पूरे देश में किसानों के साथ ये कर सकते तो बेचारे 50 सीट लेके संसद में थोड़े ही बैठे हो। मैं तो घूम लिया पूरे देश में, कर्नाटका में गया, हरियाणा में घूमा, पंजाब में घूमा, मुझे तो कहीं कांग्रेस का झंडा दिखाई ना दिया, ना अकालियों का झंडा दिखाई दिया। सच ये है भाई, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है, ये सत्ता बनाम किसान की लड़ाई है। एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ किसान खड़ा है, बस यही लड़ाई है। इसके अंदर कोई पार्टी नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं। मेरे से लोगों ने पूछा आप बलराज कुंडू जी के प्रोग्राम में जा रहे हो, आप उनकी राजनीति से सहमत हो? मैंने कहा भाई माफ करना, बलराज कुंडू भाई की राजनीति अपनी जगह, उनका बिजनेस अपनी जगह, मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, किसान के साथ खड़े हैं, मेरा किसी से लेना देना है और किसान की राजनीति में हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। जो किसान के साथ खड़ा होगा, हरियाणा का हर व्यक्ति, हर बच्चा उसके साथ खड़ा होगा, हम इसीलिए आए। आखिर में एक अपील करना चाहता हूँ, आपने पंजाब के किसानों की हिम्मत देखी है। पंजाब में पिछले 1 महीने से उन्होंने पूरा प्रदेश बंद कर रखा है। 25 तारीख को प्रदेश में पत्ता नहीं हिल रहा था, रेल उन्होंने बंद कर रखी है, सड़क बंद कर रखी है और पंजाब के किसानों ने
अकाली दल को केंद्र सरकार से टांग खींच के कुर्सी से नीचे उतार दिया। ये किसान की हिम्मत है। अपने हरियाणा वालों को ये काम करना अभी बाकी है। हरियाणा थोड़ा पीछे रह गया है पंजाब से इस मामले में, क्योंकि पंजाब के किसान ने अकालियों से कहा तुम अपने आप को किसान का प्रतिनिधि बताते हो, तुम कहते हो किसान के वोट के आप पर आए हैं, आज किसान संकट में, कुर्सी छोड़ो। अकालियों की कोई इच्छा नहीं थी, कोई ना छोड़ना चाहे कुर्सी को, पर पंजाब के किसान ने टांग खींच के नीचे उतार दिया। हरियाणा में भी यही मामला है। इसका एक हमारे चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं भाई दुष्यंत चौटाला। मैं पहले ही बता दूं भाई, मेरी उससे ना कोई दुश्मनी है, ना मेरी कोई उससे दुश्मनी। मेरे को जब मिला था बहुत प्यार से मिला था, मुझे कहा था भाई साहब खेती किसानी के बारे में आपसे सीखना है मुझे, आप मुझे सुझाव दिया। मेरी उससे कोई खुंदक ना है, मेरे मन में बस एक ही टीस है, और वो क्या है, आज जब देश में इन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ के पक्ष में बोलने वाला कोई किसान नेता नहीं बचा, पूरे देश में कोई किसान नेता नहीं है जो बीजेपी के पक्ष में बोले, जो इन 3 कानूनों के पक्ष में बोले। ऐसे में कौन खड़ा हुआ है? चौधरी देवीलाल का वंशज दुष्यंत चौटाला इन 3 कानूनों के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ। मैं कहता हूं भाई, ये महाभारत की याद मुझे दिला रही है। महाभारत में कैरेक्टर हुआ करते थे। महाभारत का एक चरित्र है शिखंडी, ध्यान होगा आपको। जब अर्जुन लड़ाई नहीं कर सका तो अर्जुन शिखंडी के पीछे छुप गया, और उनकी कसम थी कि शिखंडी पे वार नहीं कर सकते, इसलिए अर्जुन बच गया। मैं बात कड़वी है लेकिन कहना चाहता हूँ, चौधरी देवीलाल जिनके लिए इस देश के, हरियाणा के हर किसान के मन में सम्मान है, उसके वंशज से मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, ये महाभारत में शिखंडी की भूमिका दुष्यंत चौटाला क्यों निभा रहा है? ये मेरे को शिकायत है। और इसलिए हरियाणा भर के किसानों से मेरा अनुरोध है कि 6 तारीख को, आज हो गई 2, 6 तारीख को हरियाणा के सभी किसान सिरसा में पहुंचे। सिरसा में दुष्यंत चौटाला जी के घर के सामने डेरा डालना है, जैसे पंजाब के किसानों ने प्रकाश सिंह बादल के घर के सामने डेरा डाला था और अकालियों को उतार दिया था सत्ता से, वैसे ही हरियाणा का किसान चौटाला जी के घर के, दुष्यंत चौटाला के घर के सामने डेरा डालेगा और उनसे मांग करेगा कि चुन लो, या तो कुर्सी या फिर किसान, तय कर लो किसके साथ। कुर्सी से चिपकना है कि किसान के साथ जुड़ना है, तो ये तय कर लो, और अगर किसान के साथ हो तो कुर्सी छोड़ो, उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दो, किसानों के बीच में आके बैठो, जैसे हमारे साथी अब आके बैठे हैं। मैं यहाँ पे मैन 24 के इस महान ऐतिहासिक चबूतरे में सब किसान भाइयों से, बहनों से, माताओं से, सबसे पूछता हूँ, क्यों जी आप बताओ, हाथ उठा के बताना, दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके किसानों के बीच में आना चाहिए क्या? हाथ उठा दो, एक बार अच्छे से उठा दे, टीवी वाले, कैमरे वाले देख ले। ये देखिए हरियाणा का किसान ये आपको कह रहा है, दुष्यंत चौटाला भाई, आप किसानों की बात करके बड़े बड़े डायलॉग देके सत्ता में आए। लोकसभा में दुष्यंत चौटाला ने बोला था, जब किसान खड़ा होता है तो सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, वो सरकार की कमर तोड़ता है। डायलॉग तो बहुत अच्छा था भाई, अभी डायलॉग आपको सुनना पड़ेगा। आज किसान खड़ा हुआ है हरियाणा का, और किसान जब खड़ा होगा तो किसान विरोधी सरकार की कमर तोड़ के मानेगा। ये हमारा संकल्प है, और मिल के सब लोग बोलेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे ना,
तो मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप बोलना जोर से जीतेंगे। लड़ेंगे